राजनीति में हम सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। लोकसभा चुनाव से पहले 27 फरवरी को राज्यसभा के 56 नए सदस्यों का चुनाव होना है। राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। ऐसे में नामांकन के आज अंतिम दिन पार्टियों के दिग्गजों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया। बीजेपी के एक फैसले से उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। 10 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। साथ ही बिहार का जिक्र करेंगे। बिहार की इस तस्वीर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि सियासत में ना कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त। एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव का आमना सामना हुआ, तो फिर क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कुछ नेताओं की वजह से सबसे पुरानी पार्टी खत्म हो रही है। तो डिटेल में इन तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा चुनाव होना है और ऐसे में क्या कुछ हो रहा है। देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है। हर राज्य में पार्टियां अपनी अपनी गुणागणित को सेट कर रही है। नामांकन के अंतिम दिन आज पार्टियों के दिग्गजों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। गुजरात से जेपी नड्डा, ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा महाराष्ट्र से प्रफुल्ल पटेल, तो हाल ही में कांग्रेस से को छोड़ करके अजित पवार की एनसीपी ज्वाइन करने वाले मिलिंद देवरा ने भी महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया। साथ ही हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी ने नामांकन दाखिल किया है। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने पुराने चेहरों की जगह पर नए चेहरों को ऊपरी सदन भेजने का दांव चला। बीजेपी ने 56 राज्यसभा सीटों के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा की। इनमें से केवल 4 नाम ऐसे हैं जिन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और बाकी नए चेहरे को यहाँ पर उतारा है बीजेपी ने। मोदी सरकार के 9 केंद्रीय मंत्रियों ने राज्यसभा का कार्यकाल भी उनका पूरा हुआ है, जिनमें से सिर्फ 2 नेताओं को अभी तक उच्च सदन का टिकट दिया गया। इस तरह बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में भी नो रिपीट फॉर्मूला आजमाने का दांव चला, जिसकी भेंट 7 केंद्रीय मंत्री चढ़े हैं। और ऐसे में बीजेपी ने क्या अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव के रण में उतारने का प्लान बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ा रही है, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। वहीं महेंद्र भट्ट के नामांकन में पहुंचे सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूँ उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता को, जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई में संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में, अनेक सारे संगठनों में काम किया। और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय में हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक-एक सीट के लिए रस्साकशी देखने को मिल रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले 20 दिनों के भीतर हुए सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया। गठबंधनों का गणित बदलने से उत्तर प्रदेश और बिहार की एक-एक सीट पर पेंच फंस गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के 8वें उम्मीदवार ने नंबर गेम बिगाड़ दिया है। सबसे पहला नाम है सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह,
चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन, संजय सेठ। जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, अशोक रंजन शामिल हैं। हालांकि इनमें 7 सीटों पर बीजेपी के और 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया। बीजेपी ने संजय सेठ को 8वें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारकर अखिलेश यादव की गणित बिगाड़ दी है। वो कैसे, अब हम आपको ये भी पूरे कैलकुलेशन के साथ समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्ट्रेंथ इस वक्त 399 सदस्यों की है। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा की 4 सीटें खाली हैं। विधायकों की मौजूदा संख्या के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट से जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अब आपको बताते हैं कि पूरा नंबर गेम क्या है, जिसकी वजह से आखिरकार बीजेपी के एक दांव से अखिलेश की गणित कैसे बिगड़ सकती है। बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी प्लस यानी बीजेपी 252, समाजवादी पार्टी 108, अपना दल 13, कांग्रेस 2, निषाद पार्टी के पास 6 और सुभाषपा के पास 6, आरएलडी के पास 9, राजा भैया 2, एनडीए के पास 288 यानी कुल 110। अब ये तो हो गया नंबर गेम, लेकिन अब मामला कहां फंस रहा है ये भी आपको समझाते हैं। बीजेपी अगर 8वां उम्मीदवार ना उतारती तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सपा के पुराने साथी रहे संजय सेठ ने पूरा नंबर गेम बिगाड़ दिया। मतलब बीजेपी अगर 7 उम्मीदवार ही मैदान में उतारती तो उसके पास 7 उम्मीदवार जिताने के लिए पर्याप्त से ज्यादा वोट होते। 7 उम्मीदवार जिताने के लिए बीजेपी को 259 वोटों की जरूरत होती, लेकिन बीजेपी के पास है 288 विधायक। ऐसे में 7 उम्मीदवार जिताने के बाद भी बीजेपी के पास 29 वोट एक्स्ट्रा बचेंगे। ऐसे में बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार करके अखिलेश के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। अब बीजेपी को अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए 8 वोट की जरूरत है, तो समाजवादी पार्टी को अपने तीनों उम्मीदवार जिताने के लिए कुल 111 विधायकों के वोट की जरूरत है, जबकि उनके पास फिलहाल कुछ 108 विधायक ही हैं। इसमें भी कांग्रेस के 2 विधायकों को मिला ले तो ये आंकड़ा हो जाता है 110। इसमें भी पेच ये है कि समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो जया बच्चन और आलोक रंजन को वोट नहीं देंगी। ऐसे में सपा को तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए 2 वोट और चाहिए, यानी बीजेपी को जहां अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए 8 अतिरिक्त विधायकों का साथ चाहिए, तो वहीं अखिलेश को तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा भेजने के लिए 2 वोट और चाहिए होंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास भले ही एक ही विधायक हों, लेकिन मौजूदा अंक गणित के हिसाब से वो उत्तर प्रदेश के पावर गेम में बेहद प्रशंसक हो चुकी हैं, क्योंकि अगर वो सपा का साथ देती है तो अखिलेश की राह आसान हो सकती है। वहीं बीजेपी भी सपा के पाले में सेंधमारी करने के साथ साथ बीएसपी को भी साधने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि नंबर गेम को अपने फेवर में बीजेपी कर सके। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले संजय सेठ समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और ऐसे में उनके सपा के कई नेताओं के साथ करीबी रिश्ते हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के वक्त सपा के कई विधायक उनके पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। संजय सेठ अगस्त 2019 को समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। आप जानते हैं संजय सेठ को उस समय बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया था। वर्तमान में वो बीजेपी से ही राज्यसभा के सांसद हैं। संजय उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ कारोबारी जगत में भी बड़ा मुकाम फिलहाल रखते हैं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राज्यसभा का हमने इस वक्त जिक्र कर लिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दी गई है। लेकिन बात लोकसभा चुनाव की। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पार्टियां इंडी गठबंधन को छोड़ करके जा रही है। मतलब इंडी गठबंधन को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। ऐसे में इंडी अलायंस को छोड़ने वालों की फहरिस्त में दिन पर दिन और लंबी ये फहरिस्त होती जा रही है। विपक्षी गठबंधन गुट इंडिया और एक और बड़ा झटका देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ सीट बंटवारा करने की बातचीत विफल हो गई। इतना ही नहीं, फारूक ने यह भी संकेत दिया कि वो भविष्य में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर शाम होते होते फारूक अब्दुल्ला बदल गए। अकेले चुनाव लड़ने का दावा करने वाले फारूक अब्दुल्ला के सामने न जाने कौन सी मजबूरी आ गई कि अब्दुल्ला साहब पलट गए। भले ही स्टेटमेंट से यू टर्न लेते हुए फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं
कि वो इंडी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। थैंक यू। सबसे पहले ये कि एनडीए के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम एनडीए के दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हैं। ना एनडीए के लिए दरवाज़ा खुला है, ना खिड़की खुली है, ना कोई ज़रा सी भी हमारे तरफ से कोई गुंजाइश है। जहाँ तक ये तासुर दिया जा रहा है कि हम एनडीए को छोड़ रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं या हम इंडिया को आज कमज़ोर कर रहे हैं, मैं दोबारा अपनी बात जो कई महीनों से हम करते आए हैं, इंडिया अलायंस के पास पहले से ही 3 सीटें हैं, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला। 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो बीजेपी के पास हैं। हमारा मकसद आज बीजेपी को रोकना है। गौरतलब है, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा थी। इससे पहले आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में बीते दिनों जनता दल यूनाइटेड भी इंडी गठबंधन से अलग हो गया है और नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इंडी गठबंधन को छोड़कर के एनडीए में शामिल हो गए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडी गठबंधन से निकलना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुलाम नबी आजाद को लेकर के। और देखिए, चूंकि कांग्रेस में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ये तस्वीरें आपको बता रही है। कांग्रेस में चल रहा उथल पुथल का दौर थमता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले राहुल गांधी अपने टूटते घर को नहीं बचा पा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुलाम नबी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि कुछ लोगों की कमजोरियां और अहंकार की वजह से सबसे पुरानी पार्टी खत्म हो रही है। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का कांग्रेस से बाहर जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में और बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ देंगे। तमिलनाडु है, आंध्रा है, या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ तो कांग्रेस खत्म ही होगी, कोई है नहीं। मतलब 23 यूपी में 1 या 2 सीटें आई, 404 में तो वो न होने के बराबर। 294 में या 284 में बंगाल में 1 भी नहीं आई, या आंध्रा में 150-200 में तो कुछ भी नहीं आया। तो इस तरह की स्टेटें हमारे हाथ से, कांग्रेस के हाथ से जा रही हैं। तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये पार्टी कुछ लोगों की कमजोरी की वजह से और कुछ लोगों की मनमानी की वजह से खत्म हो रही है। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सियासत में रिश्ते क्या होते हैं। कहा जाता है कि सियासत में ना कोई दुश्मन होता है और ना ही दोस्त होता है। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ सरकार बनाई। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच खूब जुबानी जंग चली, लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिले तो सियासत की तस्वीर बदल गई और कैमरे ने तीनों को कैद कर लिया। एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद ये पहला मौका था जब सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम का आमना सामना हुआ। तीनों की मुलाकात विधानसभा परिसर में हुई। नीतीश कुमार और लालू यादव ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार किया। नीतीश कुमार ने लालू यादव के कंधे पर हाथ रखा और उनका हालचाल भी पूछा। दरअसल लालू यादव विधानसभा आए थे और इसी दौरान सीएम आवास जाने के लिए नीतीश कुमार बाहर निकल रहे थे। तभी नीतीश कुमार का लालू यादव से आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से नजरें नहीं चुराई, बल्कि आगे बढ़कर के नीतीश और लालू ने हाथ मिलाए और एक दूसरे का हाल जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि नॉमिनेशन करवाने के लिए आए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल गए। मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और ये इस तस्वीर पर बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया।
हालांकि इस बार बिहार की सियासत में ऐसी चर्चा चल रही थी कि इस बार आरजेडी से किसी पुराने नेता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसको लेकर के पार्टी के नेताओं में गुस्सा है। पार्टी के नेता अपना गुस्सा मीडिया पर निकाल रहे हैं। आरजेडी के पुराने नेता और विधायक भाई वीरेंद्र से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया, मीडिया का सवाल सुनकर विधायक जी भड़क गए। सुनिए भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा। इसीलिए हमको गुस्सा आता है कि आप लोग इस तरह का सवाल क्यों करते हैं। भाई वीरेंद्र के ऐसे काटिएगा तो आरजेडी ही निकलेगा। अब क्यों ऐसा करते हैं? नहीं ना, आप नौजवान लड़का हैं, आप पत्रकार हैं, मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए और इस तरह का गलत बात बोलकर हमको गुस्सा मत दिलाइए। हाँ भाई वीरेंद्र सींचा है आरजेडी को और कई अवसर आए हैं। भाई वीरेंद्र कई अवसर आया, पेटी लेकर मैं पेटी लौटाया कि नहीं हम आरजेडी लालू यादव को नहीं छोड़ सकते हैं। और आप ऐसा छोटा सा आप कितना उगड़ होता हो। राज्यसभा आपको नहीं भेजा जाना। अरे भाई हम अभी विधानसभा है, ये है विधानसभा का सदस्य हैं अभी। अरे भाई नहीं यार, छोड़ो यार, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सम्मान है और पार्टी का जो निर्णय हो वो ठीक है। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करना चाहिए। किसान की आय दोगुनी करने की उनकी जो गारंटी है वो झूठी निकली। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों से झूठे सपनों का बाइस्कोप दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हिंसा की घटना के 8 दिनों के बाद अब हालात काबू में है। वनभूलपुरा के 3 इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। डीएम ने शांति व्यवस्था में सुधार को देखते हुए वनभूलपुरा के प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी है। इसके साथ ही रेलवे बाजार, एफसीआई गोडाउन क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। वनभूलपुरा के अन्य क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही लाल कुआं नगर क्षेत्र में 9 फरवरी को लगाई गई धारा 144 को हटा दिया गया। वहीं आरोपियों की धरपकड़ का अभियान बड़े स्तर पर शुरू किया गया। हिंसा मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू की गई है। कुमाऊं कमिश्नर के स्तर पर जांच चल रही है। हल्द्वानी हिंसा मामले में राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी की भी बात सामने आ रही है। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें सामने आई जो इस तरफ इशारा कर रही है।